हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। और जैसे कि हम टॉपिक कर रहे हैं पेशवा, जो हमारा अनकम्प्लीट था। अभी हमने लास्ट जो क्लास में है उसमें दो पेशवा पढ़े हैं, जिसमें जो सबसे मेन बड़े वे पेशवा जिनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है, वो बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम ही है। ठीक है। अब बालाजी बाजीराव के बारे में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके काल में एक तो पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है। ठीक है। और बाद में कुछ छोटे छोटे से युद्ध होते हैं, वो भी थोड़े से हमें पढ़ने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास अपनी। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, लास्ट हमने पढ़ा बाजीराव प्रथम। ठीक है। तो 40 में उसकी मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर बैठेगा बालाजी बाजीराव। ऐसा कहते हैं ये इतना लड़ाकू पेशवा नहीं था, इतना वीर नहीं था, इतना कुशल प्रशासक नहीं था जितना इसका फादर था। हालांकि बिल्कुल निकम्मा भी नहीं था, बट इतना नहीं था जितना इसका फादर था। हालांकि इसके काल में जो विस्तार है सबसे ज्यादा हुआ है। अटक से कटक तक विस्तार रहा है। विस्तार अटक से कटक। कटक है उड़ीसा और अटक है ये वाला एरिया जो सिंधु नदी का। ठीक है। और ये जो है कुशल प्रशासक तो नहीं था, बट ये एक अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने में कुशल था। अर्थव्यवस्था पर कुशल नियंत्रण था इसका। कुशल नियंत्रण था। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जैसे बालाजी विश्वनाथ के बारे में भी ऐसी एक स्टेटमेंट रही है। बालाजी विश्वनाथ थे जो इसके दादा थे, उनके बारे में कहते हैं कि जब एक टाइम ऐसा था, जो है मराठा काफी इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो रखी थी उनकी, तो उन्होंने अपने एक मित्र जिसका नाम था किशन जी भास्कर, वो एक बड़े साहूकार थे, उनसे बात की, हेल्प मांगी और उसने काफी ज्यादा हेल्प की थी मराठों की। तो कहीं ना कहीं पैसे के रूप में भी बालाजी विश्वनाथ ने मराठों की हेल्प की थी। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि कुशल प्रशासक तो नहीं थे, प्रशासन को तो इतना राजनीति में तो स्ट्रोंग नहीं रख पाए, पर हाँ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने की इनकी काफी अच्छी कमांड थी, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है। तो बालाजी जो बाजीराव है, अपने दादा का नाम ले रखा है इन्होंने आगे से, और पीछे जो है इनके फादर का नाम है, तो दोनों नामों का जो सिस्टम इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। इनका जो नाम था नाना साहब के नाम से जाने जाते थे, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। नाना साहब के नाम से जाने जाते थे। और ये इनका सीमा का विस्तार रहा है, अभी यहाँ तक फैला हुआ था। ज्यादा इनके बारे में हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। पिता की तरह युग सैनिक तो ये नहीं थे, पर हाँ एक कुशल प्रशासक थे, ये वाले पॉइंट हमें इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इनके बारे में और क्या खास चीजें हुई है वो देख लीजिए। ठीक है। ये देख लीजिए कि 1741 में, 1740 में गद्दी पर बैठे, 1741 में मुगल बादशाह ने मालवा पर मराठों के अधिकार को वैधता दे दी। अब मालवा के अधिकार को लेकर बार बार संधियां हो रही है, हमने पीछे पढ़ा, बार बार युद्ध हो रहे हैं। तो कंप्लीटली जो वैधानिक रूप से मान्यता दी, वो मुगल बादशाह ने मालवा पर मराठों के अधिकार को वैधानिक रूप से 1741 में वैधता दे दी थी, एक संधि के अनुसार। ठीक है। 15 दिसंबर 1749 में साहू का निधन हो जाता है। इसी के टाइम में साहू का निधन हो गया। उस साहू के निधन के बाद राजा राम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया जाता है। ये हमने पढ़ा था जब हम पेशवा पढ़ रहे थे। और जब राजा राम द्वितीय गद्दी पर बैठता है, वो ताराबाई की हेल्प से बैठा है, और बाद में ताराबाई ने ऐसे कह दिया था कि ये तो एक नाजायज औलाद है, ऐसे इसके बारे में कहा था। तो इसके काल में एक संधि होती है, सगोला की संधि। शायद मैंने लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था, मैंने ऐसा कहा था कि वो बाजीराव प्रथम के काल में होगी, बट नहीं, वो बालाजी बाजीराव के टाइम में होती है सगोला की संधि। ठीक है। क्योंकि ये संधि जो होगी वो 1700 उसमें क्या बोलते हैं 51 के आसपास होती है। इसमें जो है रघुजी भोसले और बालाजी बाजीराव होते हैं। रघुजी भोसले और बालाजी बाजीराव, और साथ में कौन होते हैं, राजा राम होती है। तो इस संधि के अनुसार छत्रपति नाम मात्र का जो है राजा रह जाएगा, और वास्तविक शक्ति जो है वो पेशवाओं के हाथ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ इसलिए पढ़ाया है कि किसके काल में ये बात हुई थी। तो ये बालाजी जो है विश्वनाथ के, सॉरी, बाजीराव के काल में ये बात हुई थी कि जो छत्रपति की सारी शक्तियां हैं, वास्तविक शक्तियां, वो किसके पास आ गई थी, पेशवाओं के पास आ गए थे। और उन्होंने अपना कार्यालय पुणे में स्थापित कर लिया था, और जो पेशवा है वो पुणे में अपना कार्य करेंगे, और जो छत्रपति है वो 17 में अपना कार्य करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने क्या पढ़ा था, हमने जो है आपके छत्रपति पढ़े थे। ठीक है। शिवाजी के उत्तराधिकारी पढ़े थे, तो वहां पे हमने डिस्कस कर लिया था। पर ये बीच में इसके टाइम में होता तो मैंने आपको बता दिया।
1752 में मुगल बादशाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया था। तो देखिए यहाँ पे तो वो कह रहा है कि आप मालवा पर अधिकार कर लीजिए, वैधता दे दी। एक ऐसा टाइम आता है 1752 में कि मुगलों ने कहा कि आप पूरे के पूरे एरियाज पे जितना भी आपको लगे ना भाई, जहां जहां आप ले सको सब जगह टैक्स ले सकते हो, पर बदले में कल को अगर हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, चाहे सैनिक से हो चाहे किसी भी चीज़ों से हो, तो आप हमारी हेल्प करने जरूर आओगे। तो ये वाले पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद संघर्ष स्टार्ट होता है निजाम के साथ, ठीक है। निजाम के साथ फिर से संघर्ष होगा 1752 में, और युद्ध होता है बालाजी बाजीराव। अब चिनक्रिच खा नहीं रहता, स्लावत जंग आ जाता है। स्लावत जंग की इसमें हार होती है और चिन जो बालाजी बाजीराव जीत जाते हैं। एक संधि होती है, कहीं के लिखा होता है भलकी और कहीं के लिखा होता है झलकी की संधि, ठीक है। इसमें बरार वाला जो एरिया है जो निजाम के पास था, जो बरार वाला एरिया है इनके पास था, वो मराठों को मिल जाता है। और आगे से एक दूसरे के एरियाज में हस्तक्षेप ना करने की बात इस संधि में कही गई है। तो झलकी की संधि कब होती है? 1752 में। हमने इतनी सारी संधियां पढ़ी हैं, दुरई सराय की संधि पढ़ी है, मूंगी पैठन की संधि पढ़ी है, उससे पहले मूंगी सिवगांव की संधि पढ़ी है। तो वो सारी की सारी आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और वो तो मैं आपको जैसे टेस्ट सीरीज कराऊंगी प्रैक्टिस सेट, तो उससे भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद 1757 में सिद्धखेड़ का युद्ध होता है। सिद्धखेड़ का युद्ध किसके बीच होगा? यही स्लावत जंग है और बालाजी बाजीराव। ये मानते ही नहीं, बार बार अपना इनको लड़ने से मतलब था। तो ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। 25 लाख रुपए के बदले, कौन 25 लाख रुपए? मराठा देंगे 25 लाख रुपए इसको, और इसके बदले नाल का एक दुर्ग था जो काफी इंपॉर्टेंट था निजाम के पास, वो मराठों को मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं एक बार से और समझा दूंगी। उदगीर का युद्ध 1760, मराठों को दौलताबाद बीजापुर और अहमदनगर बरार बुरहानपुर प्राप्त हो जाते हैं। ये भी किसके बीच हुआ था? निजाम और बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है। अब इसमें भी यही थे, जो है स्लावत जंग ही था, अब तो इतना डिटेल में नहीं जाना। कुल मिला के याद रखना है कि मराठों को दौलताबाद बीजापुर अहमदनगर बरार बुरहानपुर अक्षेत्र उदगीर के युद्ध में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये वाली डेट आपको एक सिस्टम से याद करनी है, ठीक है। देखिए, मुगल बादशाह ने मालवा पर अधिकार की अनुमति दे दी 41 में। 15 दिसंबर को शाहू का निधन हो गया, राजाराम द्वितीय बैठा। सगोला की संधि हुई जिसमें बालाजी बाजीराव और रघुजी भोसले मध्यस्थता का कार्य कर रहे थे। इन दोनों ने ये मतलब इसमें साइन करा लिए थे कि अब वास्तविक शक्ति है पेशवाओं के हाथ में आ चुकी थी। उसके बाद 52 में संपूर्ण मराठा मतलब संपूर्ण जो भारत पर मराठे टैक्स वसूल कर सकते हैं। उसके बाद 52 में निजाम के साथ फिर से संघर्ष होता है। अब चिनकलिज खा की जगह स्लावत जंग आ जाता है और युद्ध में ये हार जाता है। संधि होती है झलकी की संधि। तो निजाम के पास जो बरार का एरिया था वो इन्होंने इसको दे दिया। उसके बाद फिर से सिद्धखेड़ का मतलब डेट याद करनी है, 52 में झलकी का युद्ध या झलकी की संधि, सिद्धखेड़ का युद्ध 57 में। 57 के युद्ध में फिर से इनकी हार होती है और नाल दुर्ग मराठों को मिल जाता है। 25 लाख रुपए के बदले 25 लाख मराठे देते हैं भाई, फिर हमेशा के लिए इनके पास ये दुर्ग रहेगा। उदगीर के युद्ध में मराठों को दौलताबाद बीजापुर अहमदनगर बरार बुरहानपुर ये सब एरियाज प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है 1754 में मराठे जो है कहीं ना कहीं एक तरह से दिल्ली की राजनीति में फंस जाते हैं। ये इनका माइनस पॉइंट रहा है। इनकी हार का सबसे जो कारण बताया गया है कि ये दिल्ली की राजनीति में इंटरफेयर कर गए, क्योंकि इन्होंने इनसे कहा था कि आप क्या करो, हम आपको पूरे भारत में टैक्स वसूल करने का अधिकार देंगे, ऐसा मुगलों ने कहा था। और आप उसके बदले क्या करोगे? उसके बदले हमें जो है पूरे के पूरे जो क्या बोलते हैं, हमें जो भी प्रॉब्लम होगी आंतरिक है बाह्य है जो भी, उसमें आप हमारी हेल्प करोगे, ठीक है। तो जब ये चीजें बात हो जाती है तो ये उनकी जो राजनीति है उसमें पूरा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। कोई इनको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके साथ युद्ध करने लगे। और जैसे मुगल ने इनको कहा भी इसको हटाना है गद्दी से, आप हमारी हेल्प करो, तो उसमें उसकी जो हेल्प करने लगे। तो अब ये मुगलों पर पूरे रज्जू होने लग जाते हैं, ठीक है। जो इतनी कट्टर दुश्मनाई थी अब उनके साथ दोस्ती होने लग जाती है, उनके हिसाब से चलने लगते हैं। तो 1754 में मराठे रघुजी भोसले के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली जाएंगे सारे के सारे 1754 में। 50 लाख रुपए वार्षिक कर मुगलों से लेंगे और उसके बदले में कहेंगे कि हम आपकी आंतरिक व बाह्य रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं।
50 लाख रुपए वार्षिक कर कौन देगा? कौन देगा 50 लाख रुपए वार्षिक कर? मुगल देंगे मराठों को, और मराठे उसके बदले उनकी हमेशा निगरानी रखेंगे, कभी भी उनको जरूरत पड़े तो वो उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं इनकी राजनीति में घुस जाते हैं मराठे, ऐसा कहा जाता है 1754 के बाद मराठे दिल्ली की राजनीति में फंस गए, जिसमें मुगल सेनापति नजीबुद्दौला को अपदस्थ कर दिया गया। देखिए, अब मराठों ने कहा कि हमारा एक सेनापति है नजीबुद्दौला, ठीक है, उस वक्त जो शासन कर रहा था वो कौन था? अहमद शाह था। उसने कहा कि हमारा जो शासक एक सेनापति है नजीबुद्दौला, वो कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली से मिला हुआ है। तो ये अहमद शाह अब्दाली से मिला हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, उसको पद से हटा दिया। और ये किसका खास था? ये अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली की तो आंखों में ये क्या बन जाएंगे, एक नागिन की तरह इनकी पिक्चर्स बनती जा रही थी मराठों की। ठीक है, उसके बाद गाजुद्दीन, ये गाजुद्दीन कौन था? मराठों का भरोसेमंद व्यक्ति था मराठों का। गाजुद्दीन ने मुगल बादशाह अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया था, और फिर आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया गया था, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, ये कहानी है। अब ये स्टार्ट हुई है मराठों की एंट्री मुगलों के साथ। उसके बाद तैमूर, तैमूर अहमद शाह अब्दाली का बेटा था, जो पंजाब या लाहौर का गवर्नर था। क्या करते हैं मराठे, इसको वहां से खदेड़ देते हैं, किसको? तैमूर को, और वहां से भगा देंगे, और उसकी जगह पे अदीना बेग को वहां का प्रमुख बना देंगे। कहाँ का? लाहौर का। इसको हटाएंगे तो ये बात भी अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचे, क्योंकि तो उसका बेटा था, और अदीना बेग से ये बहुत ज्यादा मतलब इनका दुश्मन था, कट्टर दुश्मन था इनका, तैमूर का और अहमद शाह अब्दाली का। इसको गद्दी, इसको यहाँ का जो है गवर्नर बना देंगे। इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद साबाजी सिंधिया, साबाजी सिंधिया को ये इसका प्रमुख बना देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली के पास ये तैयारी हो रही है। ये जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण बन रहे हैं, कि कैसे, कारण क्या थे उनके, कि मराठों के साथ इतना इशू हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, वो 14 जनवरी 1761 को होती है। इसकी कारण क्या थे? मेन कारण आपको पता ही है। पहला कारण, मराठों का पूरे भारत में विस्तार करने का सपना, पूरे भारत में चाहते थे विस्तार करें। ठीक है, ऐसे ही अहमद शाह अब्दाली भी चाहता था, अहमद शाह अब्दाली भी भारत में पूरा इंटरेस्ट ले रहा था। ठीक है, उसके बाद मराठों के द्वारा की गई वो हरकतें, जैसे नजीबुद्दौला को सेनापति पद से हटा दिया, तैमूर को हटा दिया, ठीक है, अदीना बेग को बैठा दिया। तो ये सारी कहानी जो रहेगी, ये कारण जो रहेगा, ये पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तृतीय युद्ध स्टार्ट होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन था और किसके काल में पढ़ रहे हैं भैया? पानीपत का तृतीय युद्ध ये हम पढ़ रहे हैं बालाजी बाजीराव के काल में हुआ है ये। इधर से अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली के अपोजिट पार्टी जो रहेगी मराठा है, जिसमें विश्वास राव, ये बालाजी बाजीराव का पुत्र है, बालाजी बाजीराव का पुत्र है। ये औपचारिक रूप से मेनली मतलब एक औपचारिकता निभा रहा है, बस मेन जो था वो सदाशिव राव था, ये इसका चचेरा भाई है सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राव इसका चचेरा भाई ऐसा कहा जाता है। ये एक घमंडी टाइप का व्यक्ति था, घमंडी जिसको बोलते किसी की नहीं सुनता था, और कूटनीति युद्ध की इतनी ज्यादा इसको नहीं थी। बाकी जो मराठों ने पहले से ही अपने लिए बीज तैयार किए हुए थे, जिसमें नजीबुद्दौला, मुहम्मद खां बंगस, सादुल्ला, सुजाउद्दौला, दुंदी खा, ये सभी के सभी अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गए थे। तो ये सभी के सब किसके साथ मिल गए थे? अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गए थे। ठीक है, जब मराठों को जरूरत हुई तो मराठों का साथ किसी ने नहीं दिया। जो राजपूत थे, सिख, जाट, ये तटस्थ रहे, मतलब इन्होंने हेल्प की ही नहीं मराठों की, कि हम तुम्हारे बीच में एंट्री नहीं करते, क्योंकि इन्होंने किसी से बना के ही नहीं रखी हुई थी। सबसे तो टैक्स वसूल करते थे, कोई टैक्स नहीं देता था उसके लिए विद्रोह कर देते, मतलब किसी से इन्होंने मैत्री संबंध नहीं बना के रखा। तो इसलिए क्या हुआ था कि टाइम पर इनका किसी ने साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं एक जाट शासक था सूरजमल, उस वक्त सूरजमल था, उसने कोशिश की कि मैं हेल्प कर देता हूँ। इसने कोशिश की कि ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा, कोई बात नहीं, अब बाहरी से अच्छा तो अपने मतलब देश की किसी की हेल्प करना ठीक है। तो इसने इसको 3 सलाह दी थी सदाशिव राव को, कि आप स्त्रियों को
और बच्चों को युद्ध के मैदान में ना लेके जाओ, उनको पुणे झांसी यहाँ कहीं पर छोड़ दो, ग्वालियर में छोड़ दो। दूसरी बात इसने कही थी कि आप ना हल्की तोपों का यूज करो, इतनी जो भारी भारी तोपें हैं उनका आप यूज मत करो, जो बहुत भारी भारी तोपें हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वो चीजें भी इसने मना की, पर वो भी इसने नहीं मानी। दूसरा इसने कहा कि तीसरा कि आप ना जो है छापामार पद्धति का यूज करो, जिससे हमेशा मराठा जीतते आ रहे हैं। तो तीनों की तीनों बातें सूरजमल की नहीं मांगी, तो सूरजमल ने भी साथ नहीं दिया। जब ये साथ ही नहीं, बात मान ही रहा, में इतना ज्यादा घमंड है, तो हम क्यों इसका साथ दें। उसके बाद मल्हार राव होलकर, जो अभी हमने पढ़े थे, मल्हार राव होलकर जो इंदौर का होलकर का संस्थापक मेन बना था, तो वो काफी इनके लिए फेथफुल था, और वो इसको बात करने के लिए गया था। ऐसा कहा जाता है कि वो युद्ध के मैदान में से भाग गया था। पहले कहते कि वो उससे बात करने गया था, इसने कह दिया कि भाई मैं मतलब वो निम्न जाति का था, और ये जो रहा था ये ब्राह्मण थे, ये अपने आप को उच्च जाति का मानते थे, तो ज्यादा जाति पाति का भेदभाव था। तो मल्हार राव होलकर को भी इसने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो मल्हार राव होलकर भी अगर कुछ सजेस्ट करने गया था तो उससे भी इसने बात नहीं की, तो वो भी वापस चला आया था। तो कुल मिला के सदाशिव भाव के स्वभाव की वजह से किसी ने इसका साथ नहीं दिया, और पहले ही मराठे किसी से बना के नहीं रखते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी पानीपत के तृतीय युद्ध में युद्ध का कारण बनता है। तो युद्ध स्टार्ट होता है, जिसमें विश्वास राव सदाशिव राव स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं, उसके बाद जसवंत राव है, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मराठों की प्राज्य होगी विश्वास राव, सदाशिव राव, जसवंत राव, भाव तुकोजी सिंधिया मारे गए थे, ठीक है, भाव तुकोजी सिंधिया ये भी मारे गए थे। और 23 जो है प्रमुख मराठा सरदार की मृत्यु हुई थी, 28,000 मराठा सैनिक मारे गए थे। तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि एक व्यापारी ने बताया था, ठीक है, एक व्यापारी ने इनके बारे में बताया है कि जाके बालाजी बाजीराव को कि दो मोती विलीन हो गए हैं। दो मोती मतलब सदाशिव राव और विश्वास राव, ठीक है। 23, कहीं कहीं 22 लिखा होता है, कहीं कहीं 23 मोहरे लापता हैं। ये बात बताने का तरीका था अभी कौन कौन मरा है। और उसके बाद सोने और चांदी के, तांबे के सिक्कों का तो ये पता ही नहीं कितने गुम हो गए हैं, मतलब लापता हो गए हैं। तो कुल मिला के इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। और जेएन सरकार ने, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी परिवार नहीं हुआ था जिसने कोई ना कोई एक सदस्य ना खोया हो, या फिर कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसमें से मतलब पूरा कोई कोई परिवार ऐसा था जिसने पूरा ही सर्वनाश कर लिया हो अपना, या पूरा ही सर्वनाश हो गया हो परिवार का, और कोई ऐसा परिवार नहीं बचा जिसने अपना कोई ना कोई सगा संबंधी ना खोया हो। ये जेएन सरकार ने स्टेटमेंट दी थी। और यहाँ का जो चीजें देख रहा था, लाइव जो देख रहा था, प्रत्यक्षदर्शी था, वो काशी पंडित थे। और उसके बाद इब्राहिम गार्दी जो है तोपों का इनका मेन हेड था, वो मराठों की तरफ से मारा गया था, क्योंकि भारी तोपें थी और तोपें सिस्टम अच्छे से यहाँ पे नहीं चल रहा था। तो वे सारी कहानी जो है पानीपत के तृतीय युद्ध से रिलेटेड है। तो एक बार से फिर रिवाइज कर लेते हैं। 1754 में यहाँ तक हो गया, मराठे पहुंच गए हैं, एंट्री उनकी हो चुकी है, वो अपनी हरकतें करनी शुरू करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण जो है बनता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे तैमूर, ये चीजें हो चुकी है, हम पढ़ रहे थे पानीपत का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध हमने कारण जान लिए, अहमद शाह अब्दाली का भी जो है भारत पर आक्रमण करने की नीति थी, और मराठे भी भारत में पूरा विस्तार करना चाहते थे, तो दोनों की अपनी अपनी जो है महत्वाकांक्षाएं थी। पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ नजीबुद्दौला, मोहम्मद खां बंगस, सादुल्ला खां, सुजाउद्दौला, ये कौन था, अवध का नवाब, अवध का नवाब था ये, ठीक है। और कहते कहीं ना कहीं शाह आलम द्वितीय भी अप्रत्यक्ष रूप से इनकी हेल्प कर रहा था। शाह आलम द्वितीय, वो तो चाहता ही था मराठों को, मजबूरी थी मराठों के साथ हाथ मिलाने की, पर वो चाहता ही था मराठे ना रहे। तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। एकमात्र एक मुगल वजीर था, इमाद उल मुल्क, जिसने इनकी हेल्प की थी। अलावा राजपूत, सिख, जाट और बुंदेला तटस्थ रहे थे। जाट के सूरजमल ने कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश की थी। उसने 3 बातें कही थी, तीनों बातें उसने नहीं मानी थी, चाहे उसमें आपकी कौन सी बातें हो, तीनों बातों में से चाहे उसकी अपनी ये वाली क्या बोलते हैं उसको, हाँ, औरतों को ले जाने वाली, बच्चों को ले जाना नहीं चाहिए, पर ये लेके गया वहां पे युद्ध के मैदान में,
दूसरी बात ये थी कि भाई आप क्या करो, हल्की तोपों का प्रयोग करो, वो भी इसने बात नहीं मानी। तो कहते हैं कि इसका जो बिहेवियर था बहुत ही घमंडी टाइप का था, ये किसी की बात नहीं मानता था। छापा मार पत्ती की कही, वो भी सूरजमल की बात नहीं मानी। मल्हार राव ने इससे मिलकर बात करने की कोशिश की, ट्रिक समझाने की कोशिश की, वो भी सदाशिव राव ने नहीं मानी। ठीक है, और बालाजी बाजीराव को इन सब की जानकारी जब पता चली तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसे पता चलता है ये सब होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और इन सब में जो हार होती है, मतलब मारे जाते हैं विश्वास राव, सदाशिव राव, जसवंत राव, भाऊ तुकोजी सिंधिया, और न जाने कितने प्रमुख सरदार थे, 23 प्रमुख सरदार, 28,000 मराठा सैनिक मारे गए। और इनके बारे में एक व्यापारी ने जाके बालाजी बाजीराव को सूचना दी थी। तो इस स्टेटमेंट पूछी जाती है कि 2 मोती विलीन हो गए हैं, 23 मोहरे लापता है, और सोने और तांबे के सिक्के तो न जाने कितने लापता हो गए हैं। ठीक है, अभी जो आगे पढ़ते हैं पूछा जाए जेएन सरकार ने क्या कहा, कि ये स्टेटमेंट किसने दी कि भी किसी किसी ना किसी घर से कोई ना कोई सगा संबंधी गया है। तो जेएन सरकार ने कहा। इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था जो इसको लाइव देख रहा था? तो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन रहेगा भाई? वो प्रत्यक्षदर्शी तो वो था आपका काशी पंडित। और कौन मारा गया था इनकी मतलब तोपों का जो मेन अधिकारी कौन था? इब्राहिम गारदी, तो वो भी मारा गया था। नेक्स्ट है माधवराव। अब क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई है तो गद्दी पर कौन बैठेगा? माधवराव, 1761 से 1772, 17 वर्ष का था। रघुनाथ राव के संरक्षण करता थे इसकी, और हमेशा इसकी अपने चाचा था, मतलब रघुनाथ का भाई था, तो हमेशा इसकी लड़ाई होती रहती थी इसके साथ। और युद्ध भी हुआ तो इसकी रघुनाथ के साथ बनती नहीं थी, क्योंकि कम था तो इन्होंने कहा भी कुछ ना कुछ इसकी हेल्प करेगा, पर ये अपने डिसीजन थोपता था, माधवराव मानता नहीं था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माधवराव एक ऐसा व्यक्ति था, पानीपत के युद्ध में जो नुकसान पहुंचा है, पानीपत के युद्ध में जो मराठा समाप्त होने के कगार पर था, उसको इसने पुनर्स्थापित करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश की, पर ये लाता और इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इस ग्रांड डफ ने कहा कि इतनी जो स्ती है वो पानीपत के तृतीय युद्ध से नहीं हुई, उसकी तो कहीं ना कहीं भरपाई हो भी जाती, पर जितनी स्ती माधव राव की मृत्यु से हुई है, ऐसा इसने ग्रांडफ ने कहा इसके बारे में। तो समझ लीजिए, मराठों का पुनर्संस्थापक था इसको। इसने निजाम को, हैदर अली, सिद्दिया, ये सब आजाद हो गए थे ना जब मराठा हार गया था, तो सब आजाद हो गए थे पानीपत की लड़ाई में, तो इसने दोबारा से इन सब को अपने अंडर में किया। उसके बाद 1765 में इसने पुना में गांव है अंबे गांव, वहां पर तोप खाना स्थापित किया। माधव राव ने ही, कौन था भाई? बालाजी बाजीराव का पुत्र। शाह आलम, ये जो था ये अंग्रेजों की शरण में था, मतलब अंग्रेजों ने इसको बनाया रखा था क्या, एक तरह से मुगल नवाब, उनके संरक्षण में ही ये नवाब बना हुआ था। तो ये वहां से भाग के मराठों की शरण में आ जाता है, तो इसके काल में मराठों की पावर एक तरह से बढ़ जाती है, कि वो अंग्रेजों ने जिसको शरण दे रखी थी वो अपनी शरण में ले आते हैं और अपनी उपस्थिति में इसको नवाब बनाते हैं। 1753 में माधव राव और निजाम अली के बीच युद्ध होता है, और युद्ध में राक्षस भुवन की संधि होती है। निजाम नहीं भाई, इनसे क्या है मतलब दूर हो रहे, वो तो युद्ध करने पे लगे हुए हैं। तो माधव राव से रिलेटेड इतनी ही बात है कि ये 17 वर्ष का था, रघुनाथ राव इसका संरक्षण करता बने थे, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती थी। एक टाइम ऐसा होता है इन दोनों के बीच युद्ध हो गया था और ये उससे अलग हो गया था। फिर इसको मराठों का पुनर्स्थापक इसलिए कहा गया क्योंकि इसने हैदर अली है, कर्नाटक है, निजाम, इन पर अधिकार कर लिया, तोपखाना स्थापित किया, और शाह आलम को अपने संरक्षण में इसने नवाब बनाया था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है, बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, और ग्रांड डफ ने इसकी मृत्यु के बारे में कहा था कि इतना नुकसान हमें, इसकी जो भरपाई, उसकी भरपाई तो हो भी जाती पानीपत के तृतीय युद्ध की, पर इतना नुकसान हमें तब नहीं हुआ पानीपत की तृतीय लड़ाई में जितना हमें माधव राव की मृत्यु के बाद हुआ है। नारायण राव 1772 से 1774, ठीक है, इसके चाचा रघुनाथ जो अभी हमने पढ़े थे, जिसका लड़ाई झगड़ा होता रहता था माधव के साथ, राघोबा ने इसकी हत्या, इसको रघुनाथ भी कहा गया और राघोबा भी कहा गया, राघोबा के द्वारा नारायण की मृत्यु मतलब हत्या कर दी जाती है, और इसको पारिवारिक हत्या कहते हैं। जब हत्या ही कर दी तो कौन बैठेगा गद्दी पर? इसका बेटा बैठेगा, माधव राव नारायण। ठीक है, माधव नारायण राव, पहले था माधव राव, अभी हमने लास्ट पढ़ा, उसके बाद था नारायण राव, नारायण राव,
अब इन दोनों को मिलाकर आएगा माधव नारायण राव। 1775 से 1796 पे गद्दी में रहेगा। ये बहुत छोटा था, अल्पसंख्यक था, 3 से 4 वर्ष का ही था। तो इसके लिए स्पेशल एक संरक्षण करता चाहिएगा। तो राघोबा को तो बना नहीं सकते क्योंकि उसने इसको फादर को मारा है। और तो यहाँ पे एक काउंसिल बनाएगी जिसको 12 भाई काउंसिलिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मेंबर थे जो प्रशासन को संभालेंगे। तो पूछा जाए ये 12 भाई काउंसिल किसके काल में बनती है, तो ये माधव नारायण के टाइम में बनती है। उसके बाद इसका जो प्रमुख है वो नाना फडणवीस को बनाया जाता है। इसका जो मेन हेड है 12 भाई काउंसिल का, नाना फडणवीस को बनाया जाता है। और ये जो नाना फडणवीस था ना, ये क्या करता है, राघोबा की कंप्लेंट करता है, ठीक है। कोर्ट अदालत स्टार्ट हो चुकी थी तो वहां पे उसकी कंप्लेंट करेगा, और कंप्लेंट जब होगी तो वहां पे न्यायाधीश राम शास्त्री था। राम शास्त्री राघोबा को क्या करेगा, आरोप में गिरफ्तार करने की सलाह देगा और उसको अरेस्ट करने की बातें कहती है। जब राघोबा को इस चीज का डर हो जाता है तो वो पहुंच जाता है सूरत अंग्रेजों की शरण में, ठीक है। अंग्रेजों की शरण में पहुंच जाएगा राघोबा। जब ये अंग्रेजों की शरण में जाएगा तो अंग्रेज इसके साथ एक संधि करेंगे जिसको सूरत की संधि कहते हैं। इसको सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सारे युद्ध संधियां जो हम मुगल जो है आपका सॉरी आंगल मराठा युद्ध पढ़ते हैं जहाँ पे। उसके बाद 1775 से 82 आंगल मराठा युद्ध इसी के काल में होगा, माधव राव के काल में ही होता है। तो कुछ भी नहीं है, माधव नारायण राव छोटा था क्योंकि इसके फादर की जो है हत्या कर दी गई थी। तो माधव नारायण छोटा था, इसकी लिए इसकी सिक्योरिटी के लिए या कार्य को संभालने के लिए 12 भाई काउंसलिंग बनती है। नाना फडणवीस जो है इसका मेन हेड बनाया जाता है। नाना फडणवीस है जो है कंप्लेंट करता है राघोबा की भाई इसने इसके फादर को मारा है। उस वक्त जो जज सॉरी न्यायाधीश था वो था राम शास्त्री। वो इसको गिरफ्तार करने की मतलब इसको इस पर जो है केस दायर होता है, इसकी की बात कही जाती है तो ये भाग जाता है और सूरत में अंग्रेजों की शरण ले लेता, भाई मुझे बचा लो। और वहां जाके सूरत की संधि होती है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या वो संधि थी। तो बाद में जो नाना फडणवीस है ना, ये माधव नारायण के मामलों में जब ये बड़ा हो जाता है तो इसका कुछ नहीं चलने देता, ये अपनी अपनी चलाता है। तो एक टाइम आता है माधव नारायण आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट है अंतिम पेशवा। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये राघोबा का पुत्र रहा है। राघोबा का पुत्र है तो इसलिए कहा गया कौन राघोबा है। एक मिनट पे, राघोबा ये था, इसका पुत्र मर गया, ठीक है, सॉरी ये भी मर गया क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं थी। तो राघोबा के बेटे को बैठाया गया। तो ये अयोग्य था, ये तो खुद इतना मतलब गलत इंसान था, ये हत्या कर रहा है, गलत चीजों का यूज कर रहा है। तो इसका बेटा भी कहा गया है अयोग्य बेटे, बाप की अयोग्य संतान था बाजीराव द्वितीय। इसको जल्द ही अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था, 1818 में अपदस्थ कर दिया गया था। और जबरदस्ती इसको 8 लाख रुपए की पेंशन देके कानपुर के पास विठूर भेज दिया गया था। 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अपदस्थ के बाद जब इसे पद से हटा दिया गया तो शिवाजी के वंशज के लिए नाम मात्र एक कौन बैठा दिया गया, प्रताप सिंह को एक छोटी सी रियासत का छत्रपति बना दिया गया। भी अभी हम इसको अपने में नहीं मिलाते और संधि वंदी करने के लिए इसको बिठा दिया गया, ठीक है। इसी के काल में द्वितीय और तृतीय युद्ध होते हैं। कुछ नहीं पढ़ना है लास्ट के बारे में, बस हम इतना याद रखना है कि जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, इसको पेंशन देकर विठूर भेज दिया कानपुर के पास, और उसके स्थान पर नाम मात्र का एक प्रताप सिंह है जो शिवाजी का वंशज था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। और इसी के काल में जो है प्रथम और सॉरी द्वितीय और तृतीय आंगल युद्ध होते हैं बाजीराव द्वितीय। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट और लास्ट क्लास होगी हमारी आंगल मराठा जो युद्ध है। और ये हमारा पूरा टॉपिक जो है मराठे हैं, पेशवा है, आंगल मराठा है, प्रशासन, सब हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम 3 से 4 क्लास में इसकी टेस्ट सीरीज करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा पूरा टॉपिक। कहीं और से ज़्यादा बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको इसके बारे में। ओके, बाय बाय।